जय हिंद दोस्तों आज का सेशन में मैं लेके आया हूँ कक्षा 9 का बीटीबीसी इतिहास का SCERT का ये बुक है। बीटीबीसी भी लोग इसे कहते हैं। इतिहास है कक्षा 9 का, इतिहास की दुनिया, हिस्ट्री। आज इस क्लास का 9th का इतिहास का आज ये SCERT का ये पहला सेशन है। इसमें देखिए विषय सूची, भौगोलिक खोजें, पहला एक्सरसाइज है, अध्याय 1 है भौगोलिक। टोटल इसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें कि सबसे पहला है भौगोलिक खोजें, दूसरा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तीसरा है फ्रांस की क्रांति, चौथा विश्व युद्धों का इतिहास, चौथा और पांचवा हो गया नाजीवाद, छठा है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, सातवां है शांति के प्रयास, और आठवां और अंतिम क्या है, कृषि और खेतीहर समाज। तो टोटल 8 एक्सरसाइज हैं। तो बारी बारी से प्रत्येक एक्सरसाइज को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे समझते हुए। भौगोलिक खोजें। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोजें भी शामिल हैं। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण में ही प्रारंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई, और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल, कौन कौन, स्पेन और पुर्तगाल, इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, और नए देशों में जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग होता था। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समुद्र समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। एक यहाँ पे आए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। नोट कर लीजिएगा आप लोग, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंतिक प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, और न ही धर्म का संकल्प और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी।
जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषय परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों का अटलांटिक अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूशलम क्या है, अभी आधुनिक इजराइल में अवस्थित है। जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगे। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। मध्य युग में अरबों की तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तंतुनिया के मार्ग से होता था। कह रहा है कि 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तंतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तंतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। कौन? तुर्कों ने, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। सवाल आ जाएगा सीधा, है ना, आपके एग्जाम में कि यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खाचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायता था। एक मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। अब इस समय तक मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण है, एस्ट्रोलोब, है ना। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। क्या कैरावल क्या था? हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज था कैरावल। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488, याद रखें, 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज, कौन है? पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा याद रखें, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक कुछ समय के देखिए ना नाव का चित्र, और यह दिशा सूचक तंत्र का चित्र। 1498 में पुर्तगाल का एक
साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तर आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत से मालाबार तट केरल के रास्ते है ना, मालाबार तट केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर वाला बीपीएससी जो हुआ था ना, इसमें या फिर आप कह लीजिए कि बीएसईबी द्वारा जो स्टेट हुआ है ना, 9, 10th, 11, 12th के लिए और 6 to 8 के लिए, उसमें है ना ये सवाल देखा गया था। जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा के दक्षिण अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा के से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। अब्दुल मजीद इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाज़ारों में बेचा गया। वास्को डी गामा जब यहाँ से गया तो भारत से बहुत सारा सामान लेके गया, तो टोटल कार वस्तुओं को 26 गुना मुनाफा पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपीय की एक नई उपलब्धि थी। नई दुनिया के नाम से अमेरिका को जाना जाता है। वही अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। कोलंबस जब गया तो उन लोग को कोलंबस को लगा कि हम इंडिया आ गए हैं, तो वाइट लोगों को देख के है ना रेड इंडियन कह दिया। बाद में स्पेन के नाविक है ना अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने, याद रखेंगे, मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज़ से लगाया। 1519 ईस्वी में सर्वप्रथम मैगलन ने ही पूरी दुनिया का चक्कर जहाज़ से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि एस्टेट में ये सब बहुत सवाल आया हुआ है 9, 10th वाले में। मैगलन ने है ना पूरी दुनिया का चक्कर जहाज़ से लगाया और धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा फ्रांस की महारानी इसाबेला प्रमुख थे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नई दुनिया। अमेरिकी उपमहाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। अमेरिकी उपमहाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये कोलंबस साहब हैं, इनका फिगर चित्र देख लीजिए, और यह है आपका वास्को डी गामा, जिन्होंने हमारे भारत की खोज की। प्रमुख खोजें, यात्राएं चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। बुक आप लोग गंदा देख रहे होंगे, तो आप लोग के लिए मैं ओरिजिनल बुक मार्केट से ढूंढ कर लाया हूँ। वैसे डुप्लीकेट तो मिल रहे थे, ये सब गंदा उसमें नहीं रहता, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लिखावट। तो खैर मुझे ओरिजिनल ही चाहिए था। भौगोलिक खोजों के परिणाम।
भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे से संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी एवं नया संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। देखिए, भौगोलिक खोजों का परिणाम क्या क्या है। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। इसके परिणाम रहे, भौगोलिक खोजों के परिणाम रहे। बारी बारी से इसको विस्तार से जानेंगे। व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। देखिए, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋणपत्र आदि व्यापारिक खास का विकास हुआ, व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थलीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद, प्रशांत महासागर ने लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निगम्य हो गए कि इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी से अर्थव्यवस्था के रूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ा। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार का संचालन आरंभ किया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्य द्वारा।
आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीपों के उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, परंतु 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। पुर्तगालियों का आगमन हुआ था 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1600 में। डच का 1602 में, फ्रांसीसी का 1664 में, डेनिश 1616 में, स्वीडिश 1731 में। तो सर्वप्रथम आप कह सकते हैं पुर्तगाल आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डच आया। डच के बाद आपको डेनिश आ गया, फिर फ्रांसीस आया, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको स्वीडिश आया। 1731 में स्वीडिश आया। वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। नए आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्लभ स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न खड़े हुए। धर्मों को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य और विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनी सिक्के सामने और भी हैं से स्पष्ट होता है।
बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया, जिससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग में पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अन्य परिणाम भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए तथा भौगोलिक विचारों को मान्यता मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोज के परिणाम फलस्वरूप वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इससे दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। अन्य परिणाम इसका देख लीजिए। यूरोपीय विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव, भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास, नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि। इसका जो अभ्यास है MCQ, ये मैं आप लोग को कम्युनिटी में डाल दूंगा, है ना। आप लोग वहाँ जाके इसका अभ्यास कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सेशन यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को यदि लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, खास करके अभी बिहार में चल रहे जो टीचर की वैकेंसी है BPSC के थ्रू, इसमें फिर से 70,000 के करीब आने वाले हैं। 6 to 8 में, 9 to 10 और 11 to 12 3 अलग अलग वर्गों में बांटकर 70,000 के आसपास फिर से, है ना। BPSC TRE 2 देखा जा रहा है, नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो यदि आप लोग को लगता है कि ये आप लोग के लिए उपयोगी हो सकता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। और जी हाँ, यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ये था आप लोग का BTBC बुक क्लास 9 का इतिहास की दुनिया। तो BTBC तो चल ही रहा है, SCERT के नाम से जो आप लोग जान रहे हैं। NCERT का भी सेशन चल रहा है प्ले लिस्ट में, है ना। सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तो है ना, चैनल को विजिट करें। थैंक यू।